Hello, my friends. A very good afternoon to all of you. I am here again with a new topic that is prom. वो नाइट वाला प्रॉम नहीं, इट इज़ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए. दैट इज़ NG मेडिकल्स. सो प्रॉम इट्स सेल्फ सजेस्टिंग समथिंग लाइक प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन अपने में ही कुछ बता रहा है. ठीक है, तो प्रीमेच्योर मीन्स टाइम से पहले. ठीक है, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, टाइम से पहले कुछ रप्चर हो रहा है, मीन्स मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है. व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इट इज एमनियोटिक सैक. सो एमनियोटिक सैक हम सब जानते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के सराउंडिंग होती है. ठीक है, जो कि अपने एक टाइम पे रप्चर होती है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो टाइम से पहले, जिस टाइम पे उसको रप्चर होना चाहिए उस टाइम से पहले ही वो रप्चर हो रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. तो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं. ओके, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि देयर आर टू मेम्ब्रेन्स. एक ब्लू पोर्शन है. ठीक है, ये ब्लू पोर्शन यू कैन सी, दिस ब्लू पोर्शन इज एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, ये जितना भी ब्लू पोर्शन है, ये वाला जितना भी, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड. और इस ब्लू पोर्शन के सराउंडिंग पे जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज एमनियन. ठीक है, ये पिंक जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये पूरी सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है दैट इज एमनियन, एंड इसके आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज कोरियन. ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन जो मैंने कलर की है दैट इज कोरियन ब्लू से, और पिंक वाली जो है वो एमनियन है. तो ये दोनों लेयर मिल के क्या बनाते हैं, एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है. और हम सब जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है. वो बेबी को सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि बेबी को कुशन प्रोवाइड करता है. कुशन मीन्स प्रोटेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंजरी होगी, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, एमनियोटिक सैक पे इंजरी होगी. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा कि उस बेबी को अंदर प्रिवेंट करके रखेगा और एक कुशन की तरह प्रोवाइड करेगा सेफ्टी. ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि बेबी इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मूवमेंट करता है. और ये बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है कि अगर कोई चीज़ मतलब पानी में मैं उसे मूव करा रही हूँ और वो मैं पूरा वाटर बाहर निकाल लूँ तो मैं उसको ईजिली मूव नहीं करा सकती हूँ. तो ये क्या कर रहा है कि एक फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है बेबी को, जिससे बेबी वूम के अंदर आराम से मूव कर सकता है. और कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी इसके अंदर होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जो कि वो बेबी को प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना. तो ये एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड है और अपनी जगह पे स्थित है. किस लिए, बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक सैक. ये एमनियोटिक सैक की वजह से ये अपने जगह पे कलेक्टेड है. ओके, सो ये अब सिंपल सी चीज़ है कि ये टाइम से पहले अगर रप्चर हो जाएगी तो बेबी का जितना भी कंफर्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट में चेंज हो जाएगा. इसको कब रप्चर होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. ठीक है, ट्रू लेबर पेन के बाद इसको रप्चर होना चाहिए. जब ऑनसेट ऑफ द लेबर स्टार्ट हो जाता है, जब लेबर का ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है तब ये रप्चर होती है नॉर्मली. और सोचिए आप, ट्रू लेबर पेन जो कि हम उन पेन को मानते हैं जो कि डिलीवरी करने में या डिलीवरी के टाइम पे होते हैं, राइट, जो कि किसी भी पेन किलर से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, वो डिलीवरी का टाइम होता है बेबी का, उसको हम बोलते हैं ट्रू लेबर पेन. ये रप्चर कब होती है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद. और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होने के पहले ही रप्चर हो रही है. तो आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. देन नेक्स्ट आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो एमनियोटिक सैक है वो दो लेयर से मिलकर बना है. एक है कोरियन एंड सेकेंड वन इज एमनियन. ठीक है,
ये देखिए एमनियन, मैंने ये भी आपको बताया है कि एमनियन जो अंदर वाली लेयर है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एमनियोटिक फ्लूइड से, वो हो गई एमनियन। और एमनियन के पीछे जो लेयर है, एमनियन के नेक्स्ट जो लेयर है, दैट इज कोरियन। तो कोरियन अगर हो गई आउटर लेयर और एमनियन हो गई इनर लेयर। फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, पूरा मीनिंग देख लेते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, तो प्री मीन्स पहले, बिफोर टाइम, ठीक है। मेच्योर डेवलप होने से पहले, आई मीन टू से डेवलप, वो पूरी प्रॉपर डेवलप है लेकिन उसका एक टाइम होता है रप्चर होने का। उस टाइम के आने से पहले क्या हो गया, रप्चर हो गया, ब्रेकेज हो गया, या कह सकते हैं टीयर हो गया, ठीक है, किसका, एमनियोटिक सैक का। नेक्स्ट आप डेफिनेशन बहुत इजीली बना सकते हो, लाइक प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, ठीक है, या कह सकते हैं कि एमनियोटिक सैक रप्चर हो रही है, या ब्रेक डाउन हो रहा है, या टीयर हो रही है। कब हो रही है, मोर देन 1 आवर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर। मैंने आपको बताया था ना कि ऑनसेट ऑफ द लेबर के जस्ट पहले इसको होना चाहिए, टीयर होना चाहिए, लेकिन ये 1 घंटा पहले टीयर हो गई। अब 1 घंटे तक आप सोचिए एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो बेबी का कंफर्ट जोन डिस्कम्फर्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन, आप देखिए कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन अपने में ही क्लासिफाइड है कई तरह से। तो पहले देख लेते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या कर रही है, 1 आवर पहले रप्चर हो रही है, 1 घंटा पहले, लेबर स्टार्ट होने के, लेबर पेन स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले ही रप्चर हो रही थी, ठीक है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में। फिर सेकेंड टाइप देख लेते हैं, ये देखिए टाइप, ये रहा हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है प्रोलॉन्ग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोलॉन्ग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए वो ये वाली जो थी फर्स्ट वाली, ये 1 ही घंटा पहले रप्चर हो रही थी। ये क्या कर रही है, ये 24 आवर पहले रप्चर हो रही है, 24 आवर पहले। आप समझ रहे हैं, जब 1 घंटा पहले हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं रप्चर कराना, तो 24 आवर पहले कैसे करा देंगे, ठीक है। फिर आती है हमारी प्री वाइएबल प्रॉम, ठीक है। प्री वाइएबल प्रॉम क्या है, वाइएबल मीन्स होता है लाइव, ठीक है, लाइव, ठीक। प्री मतलब लाइव होने से पहले ही प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बेबी की वाइबिलिटी कब होती है, मतलब बेबी को हम लाइव कब मानते हैं कि बेबी मदर के वूम के अंदर जिंदा हो गया है, मतलब उसके अंदर जान आ गई है। तो वो हम मानते हैं 24 वीक्स के बाद, 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन के बाद, ठीक है, 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन के बाद हम मानते हैं, समझ गए आप। तो जब ये 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन के बाद हम इसको लाइव मान रहे हैं, और हमारे टाइप का मीनिंग यही निकल रहा है कि लाइव होने से पहले ही प्रॉम हो गया, ठीक है, तो यानी 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन से पहले ही प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी प्री टर्म प्रॉम, ठीक है। तो प्री टर्म का मीनिंग ये निकलता है टर्म से पहले। यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें था कि यहाँ पे टर्म कंप्लीट हो गया था, 37 वीक्स कंप्लीट हो गए थे, लेकिन लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, ये 37 वीक्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उससे पहले ही क्या हो गया, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गया। ओके, एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमारा प्रोलॉन्ग्ड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन था, वो क्या था, वो 24 आवर के बाद रप्चर हो रहा था, मतलब ऑनसेट ऑफ द लेबर से पहले 24 घंटे पहले ही, ठीक है, रप्चर हो जा रहा था। वो है हमारा प्रोलॉन्ग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, बहुत लंबे समय पहले ही रप्चर हो गया, इसका मतलब ये है। देन नेक्स्ट है हमारा, ठीक है,
प्री वायबल, तो प्री वायबल मैंने आपको बताया है कि 24 वीक्स में बेबी के अंदर जान आती है, ठीक है, वायबल होता है, ठीक है। तो 24 वीक्स से पहले ही यहाँ पे रप्चर हो गया, इसलिए इसको यहाँ पे प्री वायबल यानी प्री लाइफ बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा प्री टर्म, तो टर्म 37 वीक्स हमारा 9 मंथ हमें टर्म मानते हैं, ठीक है। 9 मंथ को हम वीक्स में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 37 वीक्स में हम टर्म मानते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट टर्म सही टाइम होता है, ठीक है। लेकिन ये टर्म से पहले ही रप्चर हो गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे टाइप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज, तो क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है नेचुरली कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लाइक जो हमारी मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी वीक हो नेचुरली, ठीक है। तो नेचुरली वीक होने की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो रप्चर हो जा रही है टाइम से पहले, ठीक है। देखिए, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन आए हों, और ये नेचुरल प्रोसेस की वजह से, नेचुरल वीकनेस की वजह से क्या हो गया कि ये रप्चर हो गए। मेन कॉज तो हमारा यही है कि कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर पड़ रहा है ना, मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रप्चर हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में आप देख सकते हो कि इन्फेक्शन हो रहा है, अब वो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, वो यूटीआई हो, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, मे बी वायरल इन्फेक्शन हो, मे बी एमनियोटिक सैक में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, मे बी जो हमारी पैल्विक है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई हो, वट एवर इट इज। लेकिन मेनली सारे इन्फेक्शन का एक ही इफेक्ट जा रहा है हमारे मेम्ब्रेन पे कि वो वीक हो रही है, ठीक है। क्यों वीक हो रही है? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से बैक्टीरिया अंदर रेप्लिकेट कर रहे हैं, रेप्लिकेट होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वीकनेस हो रही है, मेम्ब्रेन की वीक हो रही है, और कहीं ना कहीं से टियर हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस हिस्ट्री। तो प्रीवियसली अगर मदर को हुआ है तो मे बी वो रिपीट हो सकता है, क्योंकि मे बी जो प्रीवियस कॉज था वो रिपीट हो जाए, ठीक है। देन एमनियोटिक सैक इन्फेक्शन, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है, इट्स मीन कि जो सर्विक्स है, ठीक, वो कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है। सर्विक्स की मसल वीकनेस की वजह से वो कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी ओपनिंग है, वो खुला हुआ है, जो कि उसको कब खुलना चाहिए, ठीक है, कब टाइम पे, ट्रू लेबर पेन के बाद सर्विक्स का क्या होता है, डायलेशन स्टार्ट होता है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने देखी ये फोटो में कुछ ज़्यादा ही मैंने आपको दिखा दिया है, ये जो सर्विक्स एरिया है हमारा, ये बहुत ज़्यादा ओपन दिखा दिया है। वो इसलिए भी दिखा दिया है क्योंकि आपको क्लियर दिख जाए। तो आप ये देखिए, वैसे इतना ओपन नहीं होता है, थोड़ी ही ओपनिंग इनफ होती है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के लिए। तो ये सर्विक्स की मसल लूज हो गई, हो सकता है एज फैक्टर हो, है ना, हो सकता है कि नेचुरल ऐसा हो, ठीक। इस वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो है मसल क्या हो गई है, वीकन की वजह से इसमें ओपन हो गया है, इंटरनल ऑस हमारी ओपन हो गई है। अब जब ये इंटरनल ऑस ओपन हो गई है तो आप खुद ही देख लो, ये हमारी बैग ऑफ मेम्ब्रेन है। अब जब यहाँ पे ओपनिंग होगी तो इस बैग ऑफ मेम्ब्रेन में तो वाटर है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड को जहाँ पे स्पेस मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ये देखिए, तो इसको यहाँ पे स्पेस मिला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी और अपने प्रेशर की वजह से क्या हो गया, ये क्या करने, हैंग होने लगी, ठीक है, उस ओपनिंग में जाने लगी, ठीक है, पानी इसके अंदर जाने लगा, फ्लूइड जो था। अब जब वो जाने लगा है तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उस पर और प्रेशर बढ़ेगा, बेबी बढ़ता चला जाएगा अंदर, बेबी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, बेबी का साइज बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगी, ठीक है, और लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रप्चर हो गई क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो गया। देन माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन इसलिए भी क्योंकि हम सबको ये बात पता है कि हमारे
पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई से हेल्दी रहते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड में तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर होगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई से हमारे हर ऑर्गन अपना प्रॉपर हेल्दी रहते हैं, और कोई चीज़ अगर हेल्दी रहेगी तो वो प्रॉपर वर्क करेगी या अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से मे बी एनीमिया हो, मे बी ब्लड सप्लाई कम हो, मे बी क्या, जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वीकन एमनियोटिक सैक होने की वजह से वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रप्चर हो जाए। देन नेक्स्ट है माइक्रोसोमिक बेबी। मैक्रोसोमिक बेबी का मीन होता है बहुत बिग बेबी, ठीक है। तो बिग बेबी में भी क्या हो सकता है, बिग बेबी में हम कह सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिक बेबी हो सकता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 2 वीडियो में ऑलरेडी, सो मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब बेबी में ग्लूकोज लेवल शिफ्ट हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर, और बेबी का अंदर का जो पैनक्रियाज होता है वो वर्क करने लगता है और इंसुलिन सिक्रिएट करने लगता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पर अगर मदर को डायबिटीज़ है तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। क्योंकि मदर से बेबी में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल जाएगा, बेबी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो ग्लूकोज टिश्यूज़ में जाने लगेगा तो बेबी का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। बट बेबी को शुगर ना हो जाए इस वजह से बेबी के अंदर का इंसुलिन रिलीज होने लगेगा और ब्लड में जितना भी शुगर होगा उसको मार देगा। तो ये सारा फिनोमेना की वजह से पर बेबी का वेट बढ़ जाता है, 4 किलो 4.5 किलो ऐसा हो जाता है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि बिग बेबी हो जा रहा है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, देन हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस क्या है, बेबी का CSF क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया हेड में, ठीक है, दैट इज हाइड्रोसेफेलस, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है कि मे बी प्रॉम हो सके। देन नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल वजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो PV एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि मान लीजिए बार बार PV एग्जामिनेशन करने पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोग आएंगे, बार बार एग्जामिन करेंगे, PV एग्जामिनेशन करेंगे, फिंगर इंसर्ट करेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉम के चांसेस बढ़ जाए। देन क्वाइटिस मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो आपने सुना तो बहुत होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्वाइटिस नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, पर मे बी हो सकता है आपको रीज़न ना पता हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि मेल के सीमेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक एसिटिलोकोलिन होता है हमारा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अभी मदर ने रिसीव किया है तो नहीं होना चाहिए ये चीज़, एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना टाइम से पहले क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन या प्रीटर्म बेबी भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्वाइटिस को अवॉइड करते हैं। देन नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोम्नियोज। ये पॉलीहाइड्रोम्नियोज क्या है, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है अंदर, ठीक है, दैट इज मोर देन कितना 2000 ml, है ना, 2000 ml या उससे ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली हमारा कितना होता है 500 तक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पॉलीहाइड्रोम्नियाज हो रहा है, ठीक। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा अंदर, प्रेशर बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, तो टीयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, किसके, हमारे एमनियोटिक सैक के। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, एक बेबी की जगह पे 2 बेबी हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस फिटालिस
हाइड्रोस फटालिस मीन्स एक ये डिजीज़ है, मेनली RH इनकम्पैटिबिलिटी की भी डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में बेबी का फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है सेल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी बहुत एडिमेटस हो जाता है, एडिमा हो जाता है पूरे बेबी में। और आप सब जानते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो वही होगा रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रीमेच्योरली। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इस फैक्टर्स। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट मूव टू साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट है हमारा पेनलेस लीकेज, ठीक है। तो पेन नहीं होगा क्योंकि कुछ इंजरी नहीं हो रही है वैसी वाली, ठीक है, इस वजह से पेनलेस लीकेज होगा। देन डिक्रीज यूट्राइन साइज। तो यूट्रस का साइज सिंपल सी चीज़ है, हमारा यूट्रस या कह सकते हैं हमारा टमी इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी में बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बेबी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो वेसल्स होती हैं उनका साइज़ भी बढ़ता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से एब्डोमेन का साइज़ बढ़ता है, ठीक है। अब जब एब्डोमेन का साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी होता है, एक्सेसिव बढ़ने का मतलब भी होता है कि हो सकता है पॉलीहाइड्रोमनियास हो, कम बढ़ने का मतलब भी यही होता है कि हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमनियास हो, ठीक है। अब यहाँ पे जितना था उससे कम हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, टाइम से पहले कम हो गया एब्डोमेन का साइज़। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये एक साइन एंड सिम्टम होता है कि मे बी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हुआ हो। उसके बेसिस पे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी करते हैं। द नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन। देखिए मैंने ऊपर बताया कि पेनलेस होता है, बट यहाँ पे एब्डोमिनल पेन इसलिए इंडिकेट किया गया है कि मे बी इन्फेक्शन की वजह से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हुआ हो, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन रहेगा। देन अल्टर्ड फीटल हार्ट साउंड। तो फीटल हार्ट साउंड अल्टर्ड हो जाएगी, बेबी पे सिंपल सी चीज़ है, अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका कंफर्ट जोन है वो डिस्कम्फर्ट में चेंज हो रहा है, तो फीटस की हार्ट साउंड में चेंजेस मिलेंगे। फीटल पार्ट्स जो हैं वो फेल्ट होने लगेंगे, क्योंकि अब जब वाटर कम हो गया है तो फीटस के जो पार्ट्स हैं वो सिंपली ईजिली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम फेल्ट कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट मदर को इसलिए होगा क्योंकि नीचे से लीकेज हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एंजाइटी होगी क्योंकि मदर को नॉलेज उतनी नहीं है, मदर को लगेगा कि मे बी एबॉर्शन ना हो जाए, तो शी विल बी एंशियस। देन नेक्स्ट फीलिंग ऑफ द वेटनेस, उसको वेट फील होगा क्योंकि लीकेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड हो रहा है। देन नेक्स्ट मूव टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम सब जानते हैं हिस्ट्री कलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमने कॉजेज में कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है प्रीवियस हिस्ट्री, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, प्रीवियस हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी कि इससे पहले उनको प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन तो नहीं हुआ है। उसके साथ साथ हम कॉजेज भी पता करेंगे कि अगर पिछली बार हुआ था, प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुआ था, तो व्हाट वाज द कॉज, ठीक है, कॉज क्या था। देन मदर की इलनेस पता करेंगे कि हो सकता है कोई अंदर इन्फेक्शन हुआ हो पहले टाइम पे और वो कहीं ना कहीं आगे चल के इंक्रीज हो गया हो। देन फीटल मूवमेंट असेसमेंट पता करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अल्टर्ड हो जाएंगे तो हम एनएसटी के थ्रू पता कर सकते हैं। फीटल पोजीशन इसलिए पता करेंगे, इसके बेसिस पे हम अपनी डिलीवरी डिसाइड करते हैं। अगर माल पोजीशन है तो हम ज़्यादा रिस्क ना लेके सिजेरियन को ही प्रेफर करते हैं, वरना वजाइनल डिलीवरी प्रेफर करते हैं। ब्लड एनालिसिस करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि आगे चल के ब्लड की नीड होगी तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो हम ब्लड एनालिसिस में RH इनकम्पैटिबिलिटी और ब्लड टाइपिंग, ब्लड ग्रुप पता करके अरेंजमेंट कर सकते हैं पहले से ही। देन स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन। तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा, मान लीजिए अगर बहुत हल्का भी टीयर हुआ है तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि अंदर वेट है, ठीक है, जिससे कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं और अपना मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट पोर्शन है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशंस में मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन इंक्रीज होगा तो अदर ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक। ब्लड लॉस हो सकता है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वजाइनल में भी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लड लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं। सिजेरियन कराएंगे, दोनों में ही चांसेस हैं, ठीक है। सिजेरियन में ज़्यादा चांसेस हैं तो इसीलिए ब्लड लॉस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फियर एंड एंजाइटी इज़ मोस्ट कॉमन इन मदर। जब उनको पता चलता है कि शी इज़ ऑन रिस्क तो इट्स वेरी नेचुरल थिंग कि फियर और एंजाइटी अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है। फीटल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमेच्योरिटी, जब प्रीमेच्योर रप्चर हो रही है तो प्रीमेच्योर बेबी भी होगा तो प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोक्सिया हो सकता है क्योंकि उसका सारा कंफर्ट जोन जा चुका है, अभी तक डिलीवरी की पूरी तैयारी भी नहीं हुई है कि उनका रप्चर हो गया है, इट्स एन इमरजेंसी केस, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। फीटल डेथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोक्सिया के चांसेस इंक्रीज हैं। नेक्स्ट वी मूव टू दी मैनेजमेंट। तो जैसे ही हमारे पास एक वुमेन आती है, ठीक है, जो कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है उसको, तो हम फाइनल डायग्नोसिस करेंगे। कंप्लीट डायग्नोसिस के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, और किस वजह से हो रहा है। सारी चीज़ें पता करने के बाद वी शुड गिव एंटीबायोटिक्स, भले ही उसको इन्फेक्शन हो चाहे ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इस वजह से हम एंटीबायोटिक वी विल गिव। बीटामेथासोन इज एन एंटीबायोटिक चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस जो हम दे सकते हैं। देन उसके बाद हम असेस करेंगे फीटल को डिस्ट्रेस हुआ है कि नहीं, क्योंकि मदर तो ठीक है, मदर इज ओके, बट फीटस वी हैव टू आइडेंटिफाई द फीटल डिस्ट्रेस। उससे पहले हम वाइटल साइन भी चेक कर लेंगे। देन फीटल डिस्ट्रेस, वाइटल साइन चेक करने के बाद फीटल डिस्ट्रेस में हम क्या करेंगे, एनएसटी से हम एनएसटी की हेल्प ले सकते हैं फीटल डिस्ट्रेस के लिए। देन 2 ही कंडीशन हमारे पास आ सकती हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सिर्फ 2 कंडीशन आ सकती हैं, या तो फीटल डिस्ट्रेस होगा नहीं, फीटल नॉर्मल होगा, या तो प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वाला देख लेते हैं। मान लीजिए फीटल डिस्ट्रेस हमें मिला कि फीटल डिस्ट्रेस है, तो हमारे पास एक ही चांस बचता है कि हमें डिलीवरी करा देनी है, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे और फीटस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो डिलीवरी करा देनी है, फास्ट डिलीवरी करानी है, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो, ठीक है, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो। उसके बाद डिलीवरी कराने के बाद एंटीबायोटिक्स हमें कंटिन्यू रखना है, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस डिक्रीज रहें और बेबी को एनआईसीयू में एडमिट कर देना है। ये तो हुआ सिंपल एंड फास्ट मेथड। अब आ जाते हैं एब्सेंट ऑफ दी फीटल डिस्ट्रेस। मान लीजिए फीटस को कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है, तो वी हैव टू सी कि प्रेगनेंसी का कौन सा जेस्टेशनल एज चल रहा है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी मान लीजिए लेस देन 34 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन है। आप समझ रहे हैं, लेस देन 34 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन का मतलब ही यही होता है कि बेबी जो है वो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं हुआ है, लंग मेच्योरिटी बेबी की नहीं हुई है। तो लंग मेच्योरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 34 वीक से कम है, ठीक, जिसकी वजह से लंग मेच्योरिटी नहीं हुई, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की हेल्प से क्या होता है, लंग उसके मेच्योर हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूस रखेंगे क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हाई हैं, ठीक है। मदर को ज़्यादा मूवमेंट करने से या ज़्यादा चलने से या ज़्यादा रूमिंग हियर एंड देयर करने से मना कर देंगे, क्योंकि लीकेज हो रहा है, उसको बोलेंगे बेड रेस्ट करने को। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर प्रेगनेंसी प्रोग्रेस पे जाती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी को हम 34 वीक्स के बाद तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमें लंग मेच्योरिटी करनी है। इसके बाद जब 34 वीक्स, जैसे ही 34 वीक्स से ज़्यादा हो गया तो हमें डिलीवरी करानी है, चाहे सिजेरियन चाहे वजाइनल, वो हमारा डिपेंड करता है इंडिकेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर मदर नॉर्मल स्टेबल हो गई, बेबी स्टेबल हो गया, तो हम वजाइनल डिलीवरी दे सकते हैं। बट अगर मदर स्टेबल है और बेबी डिस्ट्रेस है, तो हमें क्या करना है,
सिजेरियन डिलीवरी देनी है, या मदर और बेबी दोनों डिस्ट्रेस हैं तो हमें सिजेरियन डिलीवरी देनी है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपनी डिलीवरी टाइप ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं। ये तो था 34 वीक से पहले का फिनोमेना। 34 वीक्स से पहले अगर हुआ है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन तो हमें क्या करना है, उसको बचाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, बचाना है। और डॉक्टर बचा सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं बचा सकते तो अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेगनेंसी मोर देन 34 वीक्स। ठीक है, 34 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, इसका मतलब लंग मैच्योर हो चुके होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो लंग मैच्योर हो गए हैं तो अब हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर के ऑनसेट को देखना है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 24 से 48 आवर्स तक हम चेक करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, लेबर का इंडक्शन करना है, इंडक्शन ऑफ द लेबर करना है। अगर प्रोग्रेस होती है इंडक्शन ऑफ द लेबर में, ठीक है, तो ठीक है, नहीं होती है तो सिजेरियन डिलीवरी तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें वजाइनल डिलीवरी भी डिसाइड करनी है। तो हमें क्या करना है, बेबी का प्रेजेंटेशन देखना है कि अगर प्रेजेंटेशन बेबी का सिफेलिक होगा तो हम उसे सेफली डिलीवरी करा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना है, सिजेरियन डिलीवरी करा देनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे टर्म वाली बात आ गई कि जो प्रेगनेंसी थी वो टर्म मदर की थी, टर्म मदर की। ठीक है, बस उसको थोड़ा बहुत पेन था और उसके टाइम था आज का ही डिलीवर करने का। ओके, सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमें वेट करना है स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर में। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर 24 आवर्स तक हम वेट करेंगे। अगर फेल हो जाता है तो सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे, जैसे इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, बेबी का प्रेजेंटेशन हो गई, वो उसको बताना है। ठीक, सिफेलिक और पोडेलिक ये सारी चीज़ें हमको करके फाइनली डिलीवरी करा देनी है। ठीक है, फिर लास्ट हमारा एक कॉमन कह सकते हैं स्टेप आता है, दैट इज़ प्लासेंटल एग्जामिनेशन। हम कुछ भी करें, चाहे मैनेजमेंट में हम ये वाला फॉलो करें, चाहे मैनेजमेंट में हम ये वाला फॉलो करें, चाहे मैनेजमेंट में ये वाला फॉलो करें, या तो ये वाला फॉलो करें, इट डजेंट मैटर, वी हैव टू फॉलो दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप वेरी केयरफुली। ठीक है, ये वाला स्टेप हमें करना ही करना है। सो आई थिंक आपको मेरी वीडियो क्लियर हुई होगी। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ था इसमें टफ जो आपको समझ ना आया हो। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या है कि टाइम से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। टाइम क्या था उसका, ट्रू लेबर पेन के बाद का टाइम था, पर वो ट्रू लेबर पेन से पहले ही रप्चर हो गई। ठीक, इसमें अपने में ही इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन सेल्फ 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप से वो डिवाइडेड है। फर्स्ट है जो हमारा प्रोलॉन्ग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोलॉन्ग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या था, 24 आवर तक के बाद जो है कहीं ना कहीं रप्चर हो रही है। ठीक है, वो हो गया प्रोलॉन्ग। देन प्रीटर्म में 37 वीक से पहले ही रप्चर हो रही है। ठीक है, प्री वायबल में उसके वायबल होने से पहले ही रप्चर हो जा रही है। ठीक, उसके बाद हमारे कॉजेज आ जाते हैं। कॉजेज में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो मैं भी किस वजह से हो सकता है, माइक्रोसोमिक बेबी हो, ठीक है, मैक्रोसोमिक बेबी हो, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस हो मदर को, ठीक, बेबी का वेट इंक्रीज हो गया हो, ये सारी चीज़ें, या ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ द यूट्रस हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रप्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, रप्चर हो जा रहा है एंड फाइनली हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं, फीटल डिस्ट्रेस के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रेस है तो हमें डिलीवरी करा देनी है एनी हाउ, अगर नहीं है तो हमें कंडीशन देखनी है। 34 वीक से कम का तो नहीं है बेबी, 34 वीक से कम का होगा तो हम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें देने के बाद डिलीवरी अपने डिसाइड कर लेंगे। देन अगर 34 वीक से ज़्यादा का हो गया तो इसमें लंग मैच्योरिटी का कोई रोल नहीं है, हमें नॉर्मली डिलीवरी करा देनी है। देन अगर मोर देन 37 वीक्स का हो गया,
ठीक है, मतलब हमारा क्या होगा, टर्म प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होगा तो हमें क्या करनी है, लंग मेच्योरिटी से कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो हमें इंडक्शन ऑफ द लेबर करना है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस डिलीवरी करा देनी है, ठीक है। और लास्ट वन जो है हमारा, जिसमें हो क्या रहा है कि उसको किसी इसमें क्या हो रहा है कि फीटल के जो डिस्ट्रेस है वो प्रेजेंट है, तो फीटल डिस्ट्रेस अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि तुरंत डिलीवरी करानी है, हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं, इधर इट इज वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। और लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या है कि हमें प्लासेंटल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। सो आई थिंक आपको मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने क्लियर कर दिया आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।